जय हिंद साथियों, मैं हूं सिंघम और आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी विद सिंघम पर। तो आज तक अभी ने आप 5 टेस्ट कर चुके हैं हिंदी के, और जिसका रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही खुशी मिली। और आज हम लाए हैं टेस्ट नंबर 6। तो ये छठी टेस्ट सीरीज है और इसके बारे में हम पूरी तरह से डिस्कशन करेंगे। सभी क्वेश्चनों का बहुत अच्छी तरीके से डिस्कशन करेंगे। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं या सूचना दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर जो इसका पहला है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अब पढ़कर क्या होगा। अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो इस वाक्य में है पूर्वकालिक क्रिया। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि झिलमिल किस प्रकार का शब्द है। तो झिलमिल है कैसा, देशज शब्द, क्योंकि ये हमारे देश के अंदर ही उत्पन्न हुआ है। ये शब्द, इसकी पैदाइश हमारे देश में ही हुई है। क्योंकि हम लोग इसका जैसे कोई संस्कृत से तो लिए नहीं है, तो ये तत्सम हो जाएगा, या तद्भव उससे बिगड़ कर बनेगा। ये मूल शब्द ही हिंदी का है, मतलब जो मूल शब्द है यहाँ की उत्पत्ति है हमारे देश के अंदर की। तो जो देश के अंदर की उत्पत्ति होती है उसे कहते हैं देशज। देशज मतलब देश, देशज। तो देशज मतलब होता है, जा मतलब होता है जन्म लेने वाला या उत्पन्न होने वाला, और देश मतलब देश। तो देश में जब उत्पन्न होता है उसे कहते हैं देशज। तो ऐसा कौन सा शब्द है, झिलमिल। ऐसे और उदाहरण क्या क्या है, तो उदाहरण जैसे कटोरा, कटोरा, और कटोरा के बाद होता है लोटा, खुरपी, हंसिया। तो ये सब हैं देशज शब्द। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अनुकरणात्मक शब्द है। तो देशज शब्द के भी भेद होते हैं, और उनमें एक भेद होता है अनुकरणात्मक शब्द। अनुकरणात्मक शब्द कौन से होते हैं, तो जो शब्द मतलब जिन शब्दों की आवृत्ति होती है, ठीक, तो उन्हें कहते हैं अनुकरणात्मक शब्द। और ये शब्द क्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। तो जिनमें क्रिया की आवृत्ति होती है वैसे शब्द, क्रिया से बने शब्द जिनकी आवृत्ति हो, उन्हें कहते हैं अनुकरणात्मक शब्द। ठीक। अनुकरण करने वाले शब्द, अनुकरण मतलब कोई चीज़ आगे कर रहा है और फिर दोबारा हम भी वही चीज़ करें। तो जैसे इसमें कौन सा शब्द हो जाएगा, इसमें हो जाएगा फड़फड़ाना। तो ये कैसा है, अनुकरणात्मक शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वैया प्रत्यय लगाने से बना शब्द है। तो वैया प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बना है, तो रवैया तो मूल शब्द है। ठीक। रवैया मूल शब्द है। डटैया में अय्या प्रत्यय लगा है। गवैया में गाना प्लस अय्या है। क्या, गाना प्लस वैया, तो ये हो जाता है गवैया। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सुकुमार में कौन सा समास है। तो सुकुमार में कौन सा समास है। सुकुमार मतलब होता है, सु मतलब होता है अच्छा, और कुमार मतलब होता है पुत्र। तो इसे कहते हैं अच्छा पुत्र। तो अच्छा पुत्र मतलब पुत्र की विशेषता बता रहा है। तो ये कौन सा समास हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्मधारय समास, क्योंकि कर्मधारय समास में ही विशेष और विशेषण का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जिन शब्दों के अंत में ई आता है उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं इकारांत। आप ध्यान से देखिएगा कि जिन शब्दों के अंत में ई आता है उन्हें कहते हैं इकारांत। ठीक। आकारांत किसे कहते हैं, जिन शब्दों के अंत में आ आता है। ठीक। जैसे हुआ रामा। तो रामा कैसा शब्द है, आकारांत। आकारांत कैसा है, जिन शब्दों के अंत में ह्रस्व या आ आता है या छोटा आ आता है, उसे कहते हैं। जैसे राम, तो राम में कौन सा जो आ आता है, इसमें आता है छोटा आ। उकारांत किसे कहते हैं, तो उकारांत जिन शब्दों का अंत होता है उ से, उ स्वर जिनके अंत में लगा होता है उन्हें कहते हैं उकारांत। जैसे भानु, भानु, तो ये है उकारांत शब्द। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो का वर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ। ठीक। तालव्य, तो तालव्य वर्ण कौन से हैं, तो तालव्य वर्ण है कौन से, चा वर्ग। मूर्धन्य वर्ग है टा वर्ग। ठीक। और ओष्ठ कौन से वर्ग के हैं, तो ये पा वर्ग के हैं। बचा कौन सा, एक दंत। क्या, दंत। दंत कौन से वर्ग के हैं, तो ये ता वर्ग के हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन दिया गया है कि रस के कितने भेद हैं। तो रस किसे कहते हैं, तो रस कहते हैं काव्य, काव्य या गद्य को, मतलब पढ़ने और लिखने में जो आनंद प्राप्त होता है उस आनंद को ही रस कहते हैं। ठीक। तो ऐसा नहीं है कि काव्य को पढ़ने में ही आनंद प्राप्त होता है। कोई अगर भाषण दे रहा है मतलब गद्य, तो उसको भी सुनने में बहुत अच्छा लगता है, और हम लोग इतना अट्रैक्टिव हो जाते हैं, मतलब इतना उसमें खो जाते हैं कि वो इतना हमें अट्रैक्टिव लगता है, तो हम लोग कहते हैं कि हाँ इसमें कोई बात है। जैसे मोदी जी का भाषण है, तो उसको सुनने के लिए हम लोग बेताब रहते हैं कि हाँ क्या बोले, क्या हम सुने। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि रस जो है वो सिर्फ काव्यों में ही पाया जाता है। रस भाषणों में भी पाया जाता है, मतलब गद्य में भी पाया जाता है। तो रसों की संख्या कितनी है, तो रसों की संख्या है 9। ठीक। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो उनके अनुसार है 8। क्यों, क्योंकि उन्होंने जो 9वां रस है शांत रस, उसको उन्होंने कोई रस नहीं माना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चूंकि इसमें यही पूछा है कि रस के कितने भेद हैं, तो रस के भेद हैं 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं
कि रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रोला के प्रत्येक चरण में होती हैं 24 मात्राएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूरज का सातवां घोड़ा के रचनाकार का नाम क्या है? तो सूरज का सातवां घोड़ा ये एक रचना है और इसके रचनाकार का नाम है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती। इनकी एक और फेमस रचना है, कौन सी? गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं? तो द्वंद्व समास के होते हैं 3 भेद, जो हमने अभी बताया। कौन कौन से? इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व, ठीक, फिर वैकल्पिक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे किस प्रकार का वाक्य है? तो वाक्य क्या है? भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, मतलब हमारी इच्छा है, हम ये कामना कर रहे हैं कि भगवान आपकी उम्र लंबी करे, तो हमारी इच्छा है, तो ये कैसा वाक्य हो जाएगा? इच्छावाचक वाक्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चवन्नी में कौन सा समास है? तो चवन्नी में समास है कौन सा? देखो, क्योंकि चवन्नी का जो समास विग्रह होगा तो चार आने का समाहार, चार आने का समाहार जो होता है उसे कहते हैं चवन्नी। तो इसमें हो जाता है द्विग समास, क्योंकि ये संख्यावाचक है। संख्या कौन सी है? 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जहां उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? तो शंका होती है तो यहाँ यानी कि संदेह अलंकार। जैसा कि हम आपको एक उदाहरण बताएं कि एक उदाहरण था, तो उसमें हमेशा हम लोग देखते थे कि उसमें संदेह अलंकार ही माना जाता है। कौन सा? कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। तो यही नहीं कन्फर्म कर पा रहा है कवि कि इसमें कौन उपमेय है और कौन उपमान है, मतलब किसकी तुलना किससे की जा रही है, यही नहीं मतलब कन्फर्म कर पा रहा है। तो इसमें क्या साड़ी बीच नारी है, मतलब यही नहीं पता कि साड़ी जो है उन साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है, ये कन्फर्म नहीं हो रहा है, तो ये संदेह है। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? संदेह अलंकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 3। कौन कौन से? सरल वाक्य या साधारण वाक्य, सरल या साधारण। दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, और चौथा होता है तीसरा होता है मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? तो कौन सा देश है? तो होता है वो मॉरिशस में। कौन सी? ऑप्शन इसका है मॉरिशस में। लिखने और बोलने में इसका प्रयोग होता है मॉरिशस में। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? तो देखिए, आपको यहाँ पे एक चीज़ कन्फ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि आपने पढ़ा होगा अभी तक कि हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं। तो बोलियां टोटल हैं 18, ठीक, लेकिन विख्यात बोलियां कितनी? तो विख्यात बोलियां हैं 8। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। और बता दें कि हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं? तो उपभाषाएं हैं 5। उपभाषाएं हैं 5, और इन्हीं उपभाषाओं के अंतर्गत 18 बोलियां मानी जाती हैं। लेकिन इन 18 बोलियों में से जो 8 बोलियां हैं ये हैं प्रमुख बोलियां। क्या? जो 8 बोलियां हैं ये प्रमुख बोलियां। कितनी? 8। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी सही। संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो जो हमारे भरत मुनि हैं, जो नाट्य शास्त्र के जो रचयिता हैं, तो उनके अनुसार संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्ष, त्र और ज्ञा ये तीनों कौन सा व्यंजन है? तो ये तीनों संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या कौन सी होती है? 4। कितनी होती है? 4 होती है। 4 संख्याएं होती हैं। तो यहाँ तो क्ष, त्र और ज्ञा दिया है। चौथा कौन सा है? तो क्ष, क्ष, त्र और ज्ञा। चौथा है इसमें श्रा। तो ये हो जाता है कौन से? ये हो जाती हैं क्या? ये संयुक्त व्यंजन है 4। और ऊष्म व्यंजन कितने हैं? ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। कौन कौन से? तालव्य सकार, ठीक, और मूर्धन्य सकार, और इसके बाद होता है दंत सकार, इसके बाद होता है हा। ऊष्म व्यंजन इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको आप अगर बोलिए और फिर अपने मुख के सामने जहाँ से आवाज़ निकलती है तो वहाँ पे आप अपनी गदेली मतलब हथेली ले जाइए, तो जब बोलिएंगे शा, फिर शा और सा, और फिर बोलिए हा, तो इनको बोलने में गर्म वायु निकलती है जो आपकी हथेली पे ये महसूस होगा आपको। तो इसलिए इन्हें कहते हैं ऊष्म व्यंजन। और इन चारों के अलावा बाकी वर्णमाला में जितने वर्ण हैं, तो 44 वर्ण हैं टोटल। वर्णमाला में 33 व्यंजन और 11 स्वर, तो 44 हैं। उनमें से बाकी किसी में भी ऐसी क्वालिटी नहीं पाई जाती है कि जिनको हम ऊष्म व्यंजन या ऊष्म वर्ण कहें। तो ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी हो जाती है? तो ऊष्म व्यंजन की संख्या हो जाती है 4। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेबल में कौन सा शब्द है? तो टेबल कौन सा शब्द है? टेबल है विदेश शब्द। क्या? विदेश शब्द। टेबल इंग्लिश का शब्द है, और इंग्लिश क्या है? इंग्लिश विदेशी शब्द है। टेबल का हिंदी में क्या होता है? मेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फूलों का कौन सा संज्ञा है, मतलब फूल कौन सी संज्ञा है? तो फूल कौन सी संज्ञा है? तो फूल एक जातिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि फूल
में कई जातियाँ आती हैं। ठीक, फूलों की एक जाति होती है जिसमें कई प्रकार के फूल आते हैं। तो जब जाति का किसी मतलब शब्द से जाति का बोध होता हो तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे फूल का एक फूल समाज की मतलब जाति का बोध होता है। मतलब फूलों की कितनी प्रजातियां हैं, तो जैसे हम कह दें कि कमल, तो ये पर्टिकुलर एक फूल हो गया। फूल कौन सा है? कमल। ठीक, फूल कौन सा है? गुलाब। तो अगर हम पूछें कि कमल या गुलाब ये कौन सी संज्ञा है, तो ये हो जाती है, ये व्यक्तिवाचक हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर एक ही संज्ञा जो निश्चित है, जिसका नाम है। तो गुलाब अगर हम कहेंगे तो गुलाब ही होगा। ठीक, उसके गुलाब की इमेजिन हम करेंगे अगर माइंड में, तो कमल का इमेजिन नहीं आएगा। मतलब अगर आपने कहा कि गुलाब का फूल ले आओ तो हम गुलाब का ही लाएंगे। अगर हम कहेंगे, अगर आपने हमसे कहा कि फूल ले आओ, तो फूल तो बहुत सारे हैं, फूलों की मतलब बहुत सारी जातियां हैं, तो ये हो जाता है जातिवाचक संज्ञा। फूल में हम चाहे गुलाब लाएं, चाहे कमल लाएं, चाहे गेंदा लाएं, चाहे जो भी लाएं। तो जैसे इसका जातिवाचक संज्ञा क्या, एक और उदाहरण, पर्वत। पर्वत भी जातिवाचक संज्ञा में आती है, नदियां भी जातिवाचक संज्ञा में आती है। ठीक, तो ये सब जातिवाचक संज्ञा हैं। लेकिन जब पर्वत के अंतर्गत हम किसी पर्टिकुलर पर्वत का नाम ले लेंगे, जैसे कि कहें हम हिमालय, तो हिमालय आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा में हिमालय आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। बाकी जो समूहवाचक संज्ञा है, तो समूहवाचक संज्ञा में लोग, भीड़, बेड़ा और गुच्छा, ये सब समूहवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाववाचक संज्ञा है बुढ़ापा, जवानी और दया, क्रोध, ठीक, ईमानदारी, ये सब भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मैं कौन सा पुरुष हूँ। सॉरी, मैं कौन सा पुरुष है। तो पुरुष के कितने भेद होते हैं? तो पुरुष के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो मैं हमेशा उत्तम होता हूँ। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, मतलब मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। ठीक, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ मतलब, तो एक कहावत है। लेकिन यहाँ पे आप उस कहावत के थ्रू आप इसको याद कर रख सकते हैं कि मैं कैसा हूँ, तो मैं उत्तम हूँ। ठीक, अब तुम, हम कहें कि मैं तो उत्तम हूँ लेकिन तुम कैसे हो, तो तुम हो जाओगे मध्यम। हो तो तुम, तुम्हारा अस्तित्व है, लेकिन तुम क्या, हम हमसे कम हो, तुम मध्यम हो। थोड़ा ही कम हो लेकिन मध्यम हो। लेकिन हम तुम अगर किसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो कौन सा पुरुष हो जाता है? वो हो जाता है अन्य पुरुष। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसका आंसर क्या होगा? मैं उत्तम पुरुष का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन कि बहुत विशेषण, मतलब बहुत एक शब्द है और ये किस विशेषण के अंतर्गत आता है? तो ये आता है परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि ये परिमाण बताता है। परिमाण मतलब मात्रा, मात्रा, मात्रा बताता है कि कितने मात्रा है। तो क्या है? बहुत मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा है। अगर कम हो, बहुत हो, अधिक हो या ज़्यादा हो, तो ये सब, थोड़ा हो, तो ये सब परिमाणवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मैं आज नहीं पढ़ूंगा। तो मैं आज नहीं पढ़ूंगा मतलब इसमें कौन सा वाक्य है? तो ये निषेधवाचक वाक्य है, क्योंकि निषेधता का इसमें बोध हो रहा है। नहीं मतलब नकारात्मकता का बोध हो रहा है, तो इसलिए ये निगेटिव वाक्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो एकत्र, एकत्र तो भाई सही लिखा है। नीरस, ये भी सही लिखा है। मंत्रिमंडल, ये भी सही लिखा है। योगीराज, ये गलत लिखा है। योगीराज होगा क्या? योगी राज। तो ऑप्शन इसका क्या है? ऑप्शन इसका है, आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इच्छा का पर्यायवाची कौन कौन सा होता है? लिप्सा, कामना, स्पृहा। ठीक, तो ये सब इच्छा के पर्यायवाची हैं। तो बचा कौन सा? बचा इसमें यातना। यातना मतलब होता है तकलीफ, तकलीफ या दर्द या दुख। ठीक, या पीड़ा। तो ये सब यातना के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? तो रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कौन कौन से? तो रूढ़ शब्द, रूढ़, यौगिक, कौन कौन से? 3 भेद, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। योग रूढ़ के बारे में आप तो समझ गए होंगे। हम हमेशा जितने भी टेस्ट सीरीज हुई हैं सबके बारे में योग रूढ़ शब्द के बारे में हम बताएं कि ये सभी शब्द बहुविधेय समास के उदाहरण होते हैं। बचा रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द किसी भी पर्टिकुलर, जो कोई भी वस्तु हो, ठीक, उसके लिए निर्धारित, जो हमेशा से वही शब्द निर्धारित है। जैसे कि हुआ चारपाई, हमने कहा आपसे कि चारपाई लेकर आओ, तो आप चारपाई लेकर आएंगे। चारपाई मतलब होता क्या है? चारपाई मतलब 4 पैरों वाला। तो चारपाई अगर हम आपसे कहें कि चारपाई लेकर आओ, तो चारपाई आप लेटने वाली ही लाएंगे। ठीक, मतलब 4 पैर हैं लेटने वाली, जो वस्तु लाएंगे जिस पर हम लोग लेटते हैं, उसे ही चारपाई लाएंगे। क्योंकि क्योंकि वो उसका फिक्स नाम है, वो रूढ़ शब्द है। ठीक, तो
ऐसा तो है नहीं कि हम अगर बोलें कि चारपाई ले आएँ, तो आप मन में कहें कि चारपाई यानी कि 4 पैरों वाला, तो 4 पैरों वाला आप एक जानवर लेकर आकर हमारे सामने खड़ा कर दें कि लो भैया चारपाई आ गई, ऐसा नहीं है। अगर हम कहेंगे चारपाई लेकर आओ, तो चारपाई आप लेटने वाली वस्तु ही लेकर आएँगे। क्यों? क्योंकि चारपाई शब्द जो है, वो उसी वस्तु के लिए फ़िक्स कर दी गई है। तो उस वस्तु के लिए वो फ़िक्स की हुई जो फ़िक्स किया हुआ नाम है, वही रूढ़ शब्द कहलाता है। तो इसे कहते हैं रूढ़ शब्द। यौगिक 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने शब्दों को यौगिक कहते हैं और योग रूढ़ किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने शब्दों को जो बने शब्द होते हैं लेकिन वो अपना अर्थ नहीं देकर किसी तीसरे का अर्थ देने लगते हैं तो उन्हें कहते हैं योग रूढ़ शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद हैं? तो विकारी शब्दों की संख्या कितनी है? 4 और अविकारी शब्दों की संख्या है 4। तो टोटल 4 कितने हो जाते हैं? 8। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूर्य का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो सूर्य का स्त्रीलिंग होता है सूर्या। अगला क्वेश्चन कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, मतलब एक साधन के तौर पे कुल्हाड़ी को प्रयोग करता है। तो साधन के अर्थ में अगर से का प्रयोग होता है तो कौन सा कारक होता है? तो वहाँ पर होता है करण कारक। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऊ धन का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ऊ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। क्यों? क्योंकि अगर ओठ आप बंद कर लें तो ऊ नहीं बोल पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आप जा रहे हैं वाक्य में, क्या वाक्य में कौन सा निपात है? ठीक, तो क्या में कौन सा निपात है? तो यह प्रश्नबोधक है क्योंकि यह प्रश्न कर रहा है आपसे। आप कहीं जा रहे हैं तो हम पूछ रहे हैं आपसे क्या आप जा रहे हैं? हमारा वीडियो नहीं देख रहे हैं? तो आप कहेंगे नहीं हम देख रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या बी ऑप्शन सही होगा इसका। और इसमें निपात कितने प्रकार के होते हैं? हमने कई बार बताया कि निपात 9 प्रकार के होते हैं, जिनमें से ये सारे उनके जो हैं 4 ऑप्शन इसमें इनके 9 प्रकार के भेद हैं। ठीक, ये 4 प्रकार के भेद हैं। अवधारणावादक मतलब ठीक या करीब, इन इन ऐसे शब्द आते हैं इसमें। प्रश्नबोधक में क्या, क्यों, ठीक, ऐसे शब्द आते हैं। आदरबोधक में जी हाँ, हाँ जी, ऐसे शब्द आते हैं। तुलनाबोधक में सा, सी, ऐसे शब्द आते हैं। जैसे, ऐसे शब्द आते हैं इसमें तुलनाबोधक निपात में। अगला क्वेश्चन देखते हैं उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश क्या है? तो उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश क्या है? उर्वरा मतलब क्या होता है? उपजाऊ भूमि। तो उर्वरा के लिए वाक्यांश होता है उर्वरा का जो विलोम होता है, तो उर्वरा का विलोम होता है ऊसर। ऊसर, तो ऊसर भूमि क्या होती है? तो ऊसर भूमि होती है बंजर भूमि। इसका ऑप्शन क्या सही होगा? इसका आंसर हो जाएगा उपजाऊ भूमि। उर्वरा का जो वाक्यांश है उपजाऊ भूमि के लिए प्रयोग होते हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो अनुनासिक व्यंजन मतलब ऐसे वर्ण जो नाक और मुंह दोनों से बोले जाएं उन्हें कहते हैं अनुनासिक वर्ण। तो अनुनासिक वर्ण कौन से हैं? तो हैं वर्ग के पंचमाक्षर। मतलब जैसे आप बोले का वर्ग का पंचमाक्षर कौन सा है? अंगा। इसको बोले तो अगर आप मुंह बंद कर लेंगे, ठीक है, तो अगर बोलेंगे तो नहीं बोल पाएंगे। तो इसको बोलते हुए आपके नाक और जो मुख है दोनों से वायु निकलेगा। जैसे कैसे? अंगा। ठीक, तो ये होते हैं अनुनासिक व्यंजन। जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है? तो जो कहा ना जा सके अकथनीय। ठीक, आगामी का मतलब क्या होता है? आगामी का मतलब होता है जहां जाया ना जा सके, जाया ना जा सके। अजर का मतलब जो बूढ़ा ना हो, क्या बूढ़ा ना हो। और अक्षमी का मतलब जो क्षमा ना किया जा सके, क्षमा ना किया जा सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अवनी का विलोम क्या है? तो अवनी का विलोम होता है अंबर। क्या? अवनी का विलोम होता है अंबर। तो अंबर ऑप्शन नंबर सी का सही है। चूंकि ये बाकी जो दिए हुए हैं ये गगन नहीं है, ये है गगन। सॉरी, यहाँ पे दिया गया है गगन। तो बाकी ये तीनों जो ऑप्शन है ये अंबर के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पे आप एक बात ध्यान दे रहे होंगे कि जो पर्यायवाची शब्द हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे हम कहें कि जोड़ का मतलब जोड़ना का अगर हम पूछें कि विलोम शब्द क्या होगा, तो जोड़ना का विलोम शब्द होगा घटाना। क्यों? क्योंकि यहाँ तुकबंदी भी देखी जाती है। जोड़ना का घटाना मतलब जो विलोम शब्द होते हैं बराबरी टक्कर के होते हैं। ठीक, विलोम मतलब दुश्मन शब्द, और दुश्मनी हमेशा बराबरी में ही करनी चाहिए, तभी मजा आता है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 कि दिए गए शब्दों में शुद्धवर्तनी कौन सा है? तो सर्वोत्तम, तो ये गलत लिखा है। क्यों? क्योंकि सर्वोत्तम लिखा जाता है ऐसे, सर्वोत्तम। ठीक, यहाँ पे दो ता लगते हैं, तो ये हो गया गलत। ठीक, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। बी में क्या लिखा है? कीर्ति। तो कीर्ति नहीं होता, होता है कीर्ति। तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर देखते हैं सी, स्रोत। तो ये शब्द बिल्कुल सही लिखा है, स्रोत। ऑप्शन नंबर डी जो है, तो डी में क्या है? डी में लिखा है संसारिक। क्या? संसारिक। तो ये होता है सही शब्द होता है इसका सांसारिक, सांसारिक। तो इसका आंसर क्या सही होगा? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी,
तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं अब कि निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। अल्प प्राण वर्ण किसे कहते हैं कि ऐसे वर्ण जिनको बोलने में कम वायु मुख से निकले उन्हें कहते हैं अल्प प्राण वर्ण। तो अल्प प्राण जो प्रत्येक वर्ग का 5 वर्ग जैसे 5 समूह होते हैं, हिंदी व्यंजन में 5 समूह होते हैं हिंदी वर्णमाला में, ठीक। तो 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। ध्यान दीजिएगा, 5 वर्ग होते हैं। वर्ग वर्ग मतलब वर्ग या समूह, ठीक। और प्रत्येक समूह में 5 वर्ण होते हैं, मतलब 5 अक्षर होते हैं और उनकी नंबरिंग होती है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक। तो जो पहला होता है, पहला, तीसरा और पांचवा, तो ये होते हैं अल्प प्राणी, मतलब इनको बोलने में कम वायु निकलती है मुख से, ठीक। और जो दूसरा और चौथा होता है तो ये होता है महाप्राण, इनको बोलने में ज्यादा वायु निकलती है। तो महाप्राण जो वायु है इनको हम क्या कहते हैं, दूसरा और चौथा वर्ण कहते हैं। मतलब किसी भी पंचमा वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। तो अल्प प्राण होता है पहला, तीसरा और पांचवा। तो इनमें से देख लेते हैं कौन सा शब्द है। तो इनमें से है का और गा, क्योंकि का है तीसरे नंबर का, का, खा, गा, घा और अंगा, 5 वर्ण है। किस वर्ग का है ये का वर्ग का है, ठीक। का वर्ग का शब्द है। अब इसमें देखिए जो का दिया है, ठीक, का है पहला नंबर, ये है दूसरा नंबर, ये है तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। अब आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि का का बोलें तो कम वायु निकली, ठीक। फिर बोलते हैं खा, खा, हथेली ले जाइए मुख के पास और फिर बोलिए खा, तो ज्यादा वायु निकली, तो ये हो गया महाप्राण, ठीक। तीसरा हम बोले गा, तो कम वायु निकली, तो ये हुआ अल्प प्राण। प्राण मतलब होता है वायु, अल्प मतलब थोड़ा, ठीक। चौथा वर्ण बोलते हैं हम घा, क्या, घा, तो हथेली ले जाकर देखिए, एक मतलब प्रेशर पड़ता है हथेली पे वायु का। तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। और ये भी उम्मीद करते हैं कि अल्प प्राण और महाप्राण आप समझ गए होंगे। ऐसे हमने कई चीज़ें हैं जो समझाने की कोशिश की हैं। तो दोस्तों मैं तो अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, ये आपकी प्रतिक्रिया के ऊपर डिपेंड है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं मेरा चैनल आप ज़बरदस्ती सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं आपके काम की चीज़ें कर रहा हूँ, आपके काम की बातें कर रहा हूँ, आपके काम का टेस्ट सीरीज बना रहा हूँ, तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि ये तो बिल्कुल फ्री है ना, इसके लिए कोई पैसा तो पड़ता नहीं है। हाँ, अगर आप हमारे साथ उपकार करना चाहते हैं, एहसान करना चाहते हैं पर, तो बस इतना सा एहसान कि हमारा चैनल जो है इसको आप अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करिए। बस अगर कर पाएँ तो। अगर ये भी आपको दिक्कत लगती है तो मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि आप अपने बिना मन का काम करें। बस आप पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें और अपनी ही पढ़ाई में व्यस्त रहें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जो हमारा वीडियो मतलब अगले जो टेस्ट सीरीज में, और वो टेस्ट सीरीज की श्रृंखला होगी ये, जैसे हम सात छठा है और 7वीं टेस्ट सीरीज में हम मिलेंगे आपसे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।